नमस्कार। आज हम लोग पुनर्जागरण की विशेषताओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने पुनर्जागरण की अर्थ को देखा था और देखा था कि वो कौन से महत्वपूर्ण कारण थे जिनसे पुनर्जागरण संपन्न हुआ था। आज देखेंगे कि पुनर्जागरण ने जिस समाज की रचना की थी वो मध्ययुग के समाज से किन क्षेत्रों के अंदर किन बातों के अंदर भिन्न था। तो इस युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम आज प्रकाश डालने जा रहे हैं। सबसे पहला तो जो हम कारण देखते हैं इसके अंदर विशेषता देखते हैं कि तार्किकता को महत्व दिया गया था इसके अंदर। पुनर्जागरण ने एक तरह से कह सकते हैं कि मध्ययुगीन जो धर्म और परंपराएं थीं उनके नियंत्रण से समाज को मुक्त करके तर्क के महत्व को बढ़ाया था। इस युग के प्रारंभ के अंदर ही अरस्तु के तर्कशास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा था। पेरिस, बोलोना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालय थे। उन्होंने तर्क की विचारधारा को और आगे बढ़ाया था और उसी बात को सही मानने का निर्णय किया था जो तर्क की कसौटी पर सही साबित हो। इस काल की जो दूसरी विशेषता थी वो था कि इस काल के अंदर विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का महत्व बढ़ा था। इस भावना का संकेत हमको रोजर बेकन है, उसकी रचना है आपस में यस, उससे मिलता है कि वो बताते हैं कि हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक तो वाद विवाद के द्वारा और दूसरा प्रयोग के द्वारा। वाद विवाद से क्या होता है कि उस प्रश्न का जिसके ऊपर की बहस कर रहे होते हैं, विवाद कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम उस विषय पर सोचना बंद कर देते हैं, किंतु इसमें ना तो संदेह समाप्त होता है, ना ही जो मस्तिष्क है उसको जो एक तरह से कह सकते हैं कि शांति नहीं मिलती है। तो ये बात तब तक नहीं होती है जब तक कि अनुभव और प्रयोग के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। एक तरह से कह सकते हैं कि रोजर बेकन था वो प्रयोगात्मक खोज प्रणाली थी, उसका अग्रदूत था। और हम ये भी देखते हैं कि गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रयोग के आधार पर ही अकाट्य साबित किया था। एक जो अन्य प्रमुख विशेषता थी पुनर्जागरण की वो थी मानवतावाद का उदय। मानववाद एक तरह से कह सकते हैं कि पुनर्जागरण की एक प्रमुख बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं कि विशेषता थी और इसी के ऊपर पुनर्जागरण है पूरी तरह से टिका हुआ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मानववाद है क्या। तो मानववाद का अर्थ है कि मानव जीवन के अंदर रुचि लेना, मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना, उसके जीवन स्तर को सुधारने, समृद्ध और उन्नत बनाने का प्रयास करना। प्राचीन यूनानी साहित्य के अंदर हम देखते हैं कि जीवन के प्रति एक विशेष रुचि झलकती है, क्योंकि यूनानी लोग थे वो इस संसार के अंदर पूरी दिलचस्पी रखते थे। लेकिन बाद के अंदर जो एक तरह से मध्य युग के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य था अब परलोक के अंदर जो परलोक को ज़्यादा महत्व देने लग गया था और इस लोक को एक तरह से वो आभासी मानने लग गया था। तो पुनर्जागरण के अब इस युग के अंदर परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देने की विचारधारा शुरू हो गई थी। मानवतावादी थे वो जनता को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य के अध्ययन पर जोर देते थे। पेट्रॉक था वो अग्रणी मानववादी था। उसने अंधविश्वासों और धर्माधिकारी की जो जीवन प्रणाली थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था और उनकी खिल्ली उड़ाई थी। उसने परलोक चिंतन के बजाय इस लोक के जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर जोर दिया था। वो मनुष्य को मध्ययुगीन विचारधारा के सारे जितने भी अंकुश थे उससे मुक्त करना चाहता था, जिससे कि मनुष्य व प्रकृति के निकट पहुंचकर प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका पूरा आनंद प्राप्त कर सके। बोकासियो और ब्रासियोलॉनी था, उस पर भी जो मानवतावादी जो विचार थे उसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की भावना मानवतावाद की एक प्रमुख विचारधारा थी। एक अन्य पुनर्जागरण की जो प्रमुख विशेषता हम देखते हैं वो थी सहज सौंदर्य की उपासना। ये जो उपासना थी वो भौतिक और मानसिक दबाव से पूरी तरह से मुक्त थी। कला पर मानवतावादी प्रभाव को सटीक और यथार्थ पक्षों पर बल के रूप में हम देख सकते हैं। इटली के कुछ कलाकार जैसे कि हैं लियोनार्डो विंची हैं, अल्बर्ती है, शैनिनी हैं, उसने कला में वैज्ञानिक मानदंडों को लागू करने के
ऊपर इतना जोर दिया था कि उन्होंने इस विषय पर विपुल साहित्य का निर्माण कर दिया था। लियोनार्डो दा विंची थे, वो तो लिखते भी हैं कि अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और उसके मन की भावनाएं। तो यहाँ पर अब जो कला का जो विषय था वो धर्म नहीं होकर एक तरह से मनुष्य के मानव जीवन था, मनुष्य का शरीर है, उसकी रचना करना, उसकी विशेषताओं को उभारना, उसका समाज था, जीवन है, उसकी विशेषताओं को उभारना, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका चित्रण करना, उसको जो प्रकट करना, ये सब चीज़ें पुनर्जागरण के अंदर हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं जो पुनर्जागरण की युग की हैं जो मानी जाती हैं, उसने मध्ययुगीन समाज से आधुनिक युगीन समाज के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया था। आगे की वीडियो के अंदर हम नया विषय लेकर वापस उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।